दोस्तों, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी माइंड बेंडिंग मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो स्ट्रेट आउट ऑफ अ फैंटेसी नॉवल लगती है। सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी खौफनाक बीस्ट जो हजारों साल पहले इस धरती से गायब हो चुकी थी, वो अचानक वापस आ जाए। साइंस या फिक्शन? चलिए देखते हैं। क्या सच में एक प्री हिस्टोरिक प्रेडिटर ने हजारों साल बाद हमारी इस धरती पर दोबारा कदम रखा है? ये कोई हॉलीवुड साइफाई मूवी का प्लॉट नहीं चल रहा है दोस्तों। ये इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे अनबिलीवेबल साइंटिफिक मिस्ट्री बन चुकी है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। टेक्सास बेस्ड एक फर्म है कोलोसल बायोसाइंसेस, और इन्होंने लिटरली पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इनके सीईओ बेन लैम का दावा सुनिए। उनका कहना है कि उनकी टीम ने एक 13,000 साल पुराने दांत और 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से एंशिएंट डीएनए निकाला और हेल्दी डायावुल्फ पपीज क्रिएट कर दिए हैं। आई मीन वाओ, इसको दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल डी एक्सटिंक्शन बताया जा रहा है। तो अब आते हैं सेक्शन 1 पर, डी एक्सटिंक्शन की साइंस। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इम्पॉसिबल सी चीज पॉसिबल कैसे हुई। इस ह्यूज हेडलाइन के पीछे ना एक पूरा एंड टू एंड डी एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी स्टैक काम कर रहा है। इसे ऐसे समझते हैं। स्टेप 1, इन एंशिएंट रिमेन्स से डीएनए को केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्टेप 2, क्योंकि ये एंशिएंट डीएनए फ्रैगमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं, इन गैप्स को मॉडर्न जीन एडिटिंग टेक्निक्स का यूज करके फिल किया जाता है। और फाइनल स्टेप 3, इस एडिटेड जेनेटिक मटेरियल को सक्सेसफुली क्लोन करके हेल्दी पप्स में बदल दिया जाता है। ये बिल्कुल किसी जायंट मिलियन पीस पजल को जोड़ने जैसा है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक मिरेकल का नतीजा क्या निकला? नंबर 3। जी हां, इस वक्त इस पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे रेजरेक्टेड डायरवुल्व्स एग्जिस्ट करते हैं। बस 3। हम इजीली समझ सकते हैं कि ये टाइनी पॉपुलेशन इस वक्त कितनी फ्रेजाइल और एक्सक्लूसिव है। ये पप्स ह्यूमैनिटी की जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक लौता जीता जागता प्रूफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द ब्रीडिंग मास्टर प्लान। आखिर इन 3 जेनेटिक मिरेकल्स के साथ आगे क्या होने वाला है? कंपनी के चीफ एनिमल ऑफिसर मैट जेम्स का विजन इसको लेकर बिल्कुल क्लियर है। उनका प्लान सिर्फ लैब में कुछ पप्स बनाने तक लिमिटेड नहीं है। शुरुआत में बेशक असिस्टेड रिप्रोडक्शन का यूज हो रहा है, लेकिन इनका अल्टीमेट गोल है इन वुल्व्स को नेचुरली ब्रीड करवाना। वो एक ऐसी इंटरब्रीडेबल, फुली सस्टेनेबल पॉपुलेशन क्रिएट करना चाहते हैं जो नेचर में खुद को मेंटेन कर सके। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स देयर विजन। ये 3 पप्स किसी छोटे पिंजरे या लैब ग्लास के पीछे नहीं रह रहे। इनके लिए एक मैसिव 2000 एकड़ का सिक्योर इकोलॉजिकल प्रिजर्व बनाया गया है। ये एक सेमी वाइल्ड हैबिटेट है जहां इन्हें राउंड द क्लॉक मॉनिटर किया जा रहा है। और उम्मीद तो ये भी लगाई जा रही है कि इस साल के एंड तक इस प्रिजर्व में और भी पब्स ऐड हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, यहां आता है सेक्शन 3, सवाल और स्केप्टिसिज्म। क्योंकि जहां इतना बड़ा चमत्कार हो, वहां साइंटिफिक कंट्रोवर्सीज ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तरफ कोलोसल बायोसाइंसेस हवा में उड़ते हुए क्लेम्स कर रही हैं कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट डी एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से इस मिरेकल पर मैसिव पुशबैक आ रहा है। कई टॉप रिसर्चर्स स्ट्रांगली पॉइंट आउट कर रहे हैं कि टेक्निकली ये ट्रू डायोवुल्व्स हैं ही नहीं, वो इन्हें मेयरली जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्व्स बता रहे हैं। तो डिस्कशन ये है दोस्तों, क्या एंशिएंट डीएनए को ग्रे वुल्फ के जीन्स में चिपकाना सच में ट्रू रेजरेक्शन है या सिर्फ एक एडवांस लेवल की जेनेटिक मॉडिफिकेशन? और पब्लिक फोरम्स पर तो डिस्कशन और भी नेक्स्ट लेवल चला गया है। पॉप कल्चर का एंगल देखिए। एक पब्लिक कमेंटर का मानना है कि ये लोग सिंपली गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स की फैंटेसी हाइपर सर्फ कर रहे हैं ताकि $multi-million इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। एक बड़ा सेक्शन जेन्युइनली डाउट कर रहा है कि इनके पीछे इंटेंशंस प्योरली साइंटिफिक हैं या सिर्फ फंड रेजिंग की कोई स्कीम चल रही है। ये स्केप्टिसिज्म हमें ले आता है हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, सेक्शन 4, फ्यूचर या खतरा। क्या हम एक ग्लोरियस साइंटिफिक फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं या हमने अनजाने में एक डेंजरस पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, हमें इन एथिकल रेड फ्लैग्स को डीपली समझना होगा जो पब्लिक फोरम्स पर उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला डर, क्या इन मजेस्टिक क्रीचर्स को अजीब डिजाइनर पेट्स या नियर डेथ टीकअप एक्सेसरी एनिमल्स में तो नहीं बदल दिया जाएगा? दूसरा बड़ा खतरा है अननोन एंशिएंट डिजीजेस का वापस आना। और तीसरा, हमारे आज के नेचुरली एग्जिस्टिंग फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स का क्या होगा? क्या हम इन एनिमल्स के साथ आर्बिट्रेरीली प्लेइंग गॉड करके एक एथिकल लाइन क्रॉस नहीं कर रहे?
इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट भी रेज किया गया है। अगर आज एक्सटिंक्ट वुल्व्स को लैब में वापस लाया जा सकता है, तो आगे क्या? क्या कल को ये बुकीक डीएनए लैब्स पैसे लेकर निएंडरथल्स या एंशिएंट ह्यूमंस को भी डी एक्सटिंक्ट करना शुरू कर देंगी? ये क्लोनिंग टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी को आखिर कहाँ लेकर जा रही है, ये सोचकर ही सस्पेंस बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग दौराहे पर खड़े हैं जहां अनइमेजिनेबल साइंस और गहरे एथिक्स आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ एंशिएंट डीएनए से ऐसी एक्सटिंक्ट लाइफ को वापस लाना एब्सोल्यूट साइंटिफिक मिरेकल लगता है, पर दूसरी तरफ इसका इकोलॉजिकल और एथिकल रिस्क अनडिनायबली ह्यूज है। क्या नेचर के पास्ट को पास्ट में ही रहने देना चाहिए? इस एक्सप्लोसिव डिबेट पर ऑडियंस की क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही एक और डीप और फैसिनेटिंग एनालिसिस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।